नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज अब हम लोग ऐसा टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आया हूं कि जिसके बारे में हर जगह चर्चा चल रहा है। जिधर भी देखो, न्यूज में देखो, चाहे पेपर में देखो, हर जगह बिपरजॉय बिपरजॉय बिपरजॉय। आखिर में ये बिपरजॉय है क्या? तो साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में द हिंदू लिखता है कि गुजरात ब्रेसेस फॉर सीवियर स्टॉर्म, पीएम मोदी एश्योर्स ऑफ सेंटर सपोर्ट। लगभग 7,000 लोग को जो है, जो लेबर एरिया में रह रहे थे, उनको शिफ्ट किया गया है टेम्पोररी शेल्टर्स में। आगे द इंडियन एक्सप्रेस लिखती है कि बिपरजॉय टू बी फर्स्ट साइक्लोन इन जून टू क्रॉस गुजरात कोस्ट इन 25 ईयर्स। मतलब बिपरजॉय एक ऐसा फर्स्ट साइक्लोन है जो कि पहली बार जो कि आया है जून में 25 सालों के बाद। और आईएमडी का डाटा कहता है कि 1965 के बाद से अरेबियन सी में इतना एक्सट्रीमली जो ये इतना एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन है, ये तीसरी बार आ रहा है मात्र, जो कि इतना रौद्र रूप धारण करेगा। आगे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि गुजरात को 15 जून का जिस दिन के लिए उसको रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, उसको उस दिन के लिए इवैक्यूएट किया जा रहा है। जो भी आसपास का विलेज है उसको वहां से खाली करवाया जा रहा है, ताकि लोग को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा सके और कोई भी अगर डैमेज हो तो उसको जितना हो सके उसको बचाया जा सके। अब गुजरात में जो ये इतना एक्सट्रीम जो सीवियर साइक्लोन जो लैंड करने वाला है, ये ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो है लैंड करेगा जकाऊ फिशिंग हार्बर के पास, जो कि कच्छ के पास है, कच्छ रीजन के पास है, थर्सडे को। और एक मैसिव इफर्ट, मतलब कि हर लोगों के द्वारा, जो भी अथॉरिटीज है वहां पर, उनके द्वारा किया जा रहा है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सके और सेफर लोकेशन पे उनको पहुंचाया जा सके, और जो डैमेज है उसको जितना हो सके उसको कम से कम उसका डैमेज हो पाए। लेवल ऑफ मीटिंग्स, अलग अलग लेवल पे मीटिंग्स हो रही है, जो कि चाहे आप न्यू दिल्ली में देखें तो इंडिया लेवल पर मोदी जी भी इसको लीड कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब है। और गांधीनगर में भी अलग से मीटिंग्स हो रही है, जो कि इसको जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको लिया जा सके, और जो भी मशीनरी है, जो रिसोर्सेस हैं जो इससे डील करेंगे, उसको वहां तक पहुंचाया जा सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक अलग हाई लेवल मीटिंग जो है चेयर कर रहे हैं। किसी भी तरह से इसको, किस तरह से कम इसका इम्पैक्ट पड़े, हमारा जो रीजन है वो खास करके सौराष्ट्र वाला और जो कच्छ वाला रीजन है, और जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के जो 12 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जिसपे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है, उसको किस तरह से वहां से हटाया जाए, इसके लिए अलग अलग लेवल पे मीटिंग हो रही है। दिल्ली में अलग मीटिंग हो रही है खास करके, और उसके बाद गांधीनगर में भी एक अलग लेवल पर मीटिंग हो रही है इसका। ठीक है। और जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल जी, उनको एश्योर किया गया है सेंटर के द्वारा कि जो भी हेल्प हो पाएगा साइक्लोन से बचने के लिए, और जो भी मशीनरी का जरूरत पड़ेगा उससे डील करने के लिए, हर तरह का हेल्प आपको सेंटर गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। अब एनडीआरएफ का जो टीम है उसको भी वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। अब जो एनडीआरएफ का टीम है उसको भी, जो स्टेट अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी है, उन्होंने 21 टीम एनडीआरएफ के उतारे हैं, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, और 13 टीम स्टेट के जो डिजास्टर रिलीफ रिस्पॉन्स फोर्स है उनको उतारा गया है। जो भी फिशिंग एक्टिविटीज है उसको अभी के लिए हॉल्ट पे डाल दिया गया है, अभी कोई भी फिशिंग एक्टिविटी वहां पे नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि लगभग 7,000 लोगों को वहां से, जो ऐसे एरिया में रह रहे थे कि जो ज्यादा वल्नरेबल है उस एरिया, मतलब साइक्लोन से, उसको वहां से खाली करवाया गया और शिफ्ट कराया गया है टेम्पोररी शेल्टर्स में, जो गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया अभी। और एनडीआरएफ के साथ साथ जो सेंटर का जो एडिक्वेट नंबर ऑफ टीम्स है, और एनडीआरएफ के साथ साथ सेंटर के तरफ से जो भी टीम्स हैं, जो आर्मी है, एयरफोर्स है, कोस्टल गार्ड्स है, उनको भी वहां पे डिप्लॉय किया गया है गुजरात में, कि जो भी हेल्प हो पाए वो उनका हेल्प कर सके। और साथ ही साथ 15 अलग से टीम रखा गया है कि अगर और भी टीम्स की जरूरत पड़ी तो उसको तुरंत वहां पर पहुंचाया जा सके। और जैसा कि बताया जा रहा है कि जो स्टेट और जो सेंटर के मिनिस्टर है वो अलग अलग लेवल पे अपने अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसको डील करने के लिए, क्योंकि कोस्टल जो रीजन होंगे, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो होंगे, उसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डैमेज देखने के लिए मिलेगा। ऐसा प्रिडिक्शन किसके द्वारा किया गया है? वेदर फोरकास्ट किया गया है आईएमडी के द्वारा। 95 ट्रेन, लगभग जो 95 ट्रेन है वो लगभग ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक के लिए कैंसिल कर दी गई है। जो पोर्ट अथॉरिटी है वो भी, उन्होंने भी जो है रेड सिग्नल, मतलब यानी वार्निंग सिग्नल को होस्ट कर दिया है। बहुत सारा फ्लाइट्स में भी आपको देखने को डिले मिलेगा, या बहुत सारा ऐसा फ्लाइट्स है जो कि कैंसिल कर दिया गया है, जिसके वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही है। अलग अलग लेवल पे न्यूज निकल के आ रहा है।
और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी वार्न कर दिया है कि जो एक्सट्रीमली जो है बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होने वाला है, जो डिस्ट्रिक्ट है कच्छ में, देवभूमि है, द्वारका है, जामनगर है, इन सब में बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और जो सौराष्ट्र वाला रीजन है और उससे जो क्लोज रीजन है उसमें भी बहुत ज्यादा हेवी से वेरी हेवी रेनफॉल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और नॉर्थ गुजरात वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी हेवी रेनफॉल देखने का संभावना है। आईएमडी का ये भी कहना है कि जो वार्न आईएमडी ने ये भी वार्न किया है कि जो स्ट्रीम, इसको एक्सट्रीम किस लेवल पे बोला जा रहा है, तो आईएमडी ने वार्न किया है कि इसका स्पीड जो है, जो विंड का स्पीड होगा वो लगभग 120-130 से लेकर के 145 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक ये जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी साइक्लोन को हम लोग कैसे कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि वो एक्सट्रीम है या मॉडरेट है या उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो हम लोग उसके विंड स्पीड से इसको हम लोग ये जान पाते हैं कि ये इसमें इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कितना ज्यादा होगा, वो कितना सीवियर होगा। अगर 74 to 95 है अगर स्पीड, तो ये मिनिमल होगा, यानी उसका डैमेज जो होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर 96 से 110 है तो ये मॉडरेट होगा, 111 से 130 है तो ये एक्सटेंसिव होगा, और 131 से 155 है तो ये एक्सट्रीम सीवियर केस हो जाता है, और 55 से ऊपर तो कैटास्ट्रॉफिक ही हो जाएगा, मतलब कि सब खत्म होने वाला जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पर कि 130 से 145 किलोमीटर बोला जा रहा है, यानी जो केस है वो ज्यादा ही सीवियर होने वाला है। इसमें खास करके जो कोस्टल रीजन के लोग हैं या जो उस रीजन में अभी हैं, उन लोगों को वहां से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। जो नेचुरल फेनोमेना है इसके साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारा वीडियोस में मैं देख रहा था कि बच्चे वहां देख रहे हैं कि इतने जोर से पानी आए जा रहा है, फिर तो कम से कम उन्हें वहां से हट जाना चाहिए। जब तक लोगों को कुछ हो ना जाए तब तक कुछ कुछ लोग हैं कि वो समझते नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जो कोस्टल रीजन है, खास करके जहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां से लोगों को हट जाना चाहिए और सेफ जगह पे अभी रहना चाहिए। और जानबूझ करके तो कम से कम एकदम ना जाएं वैसे जगह पर जहां पर थोड़ा सा भी आपके लाइफ को रिस्क हो, क्योंकि जान से बढ़ के फिर कुछ नहीं है वैसे भी। अब इस अलर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो आईएमडी के डायरेक्टर हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, उन्होंने एक इशू किया है, क्या ऑरेंज अलर्ट इशू किया है 14 तारीख के लिए। जो 14 तारीख का जो डेट है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट है, और जो रेड अलर्ट है वो 15 तारीख के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सभी को से अपील किया गया है कि वो एक सेफ लोकेशन में रहें, और एक सेफ लोकेशन में रहें या तो वो शेल्टर में रह सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो अलर्ट्स हैं इस किस तरह से इशू होते हैं और कौन इशू करता है। तो अकॉर्डिंग टू आईएमडी डायरेक्टर, मतलब जो आईएमडी के यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है मृत्युंजय महापात्रा, उन्होंने ये इशू कर दिया है ऑरेंज अलर्ट जून के लिए, 14 जून के लिए, और 15 जून के लिए तो रेड अलर्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उन्होंने इशू कर दिया। और लोगों से अपील किया गया है कि वो एक सेफ और मतलब कि सेफ लोकेशन पे रहें और अच्छे से रहें। अब अलर्ट्स के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो इस तरह से देखेंगे कि इसमें 3 तरह का अलर्ट होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि किस लेवल का स्टॉर्म या किस लेवल का साइक्लोन आने वाला है। तो अगर ब्लू अलर्ट जारी किया गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको साइक्लोन के लिए रेडी हो जाना चाहिए, नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर साइक्लोनिक वेदर, यानी साइक्लोनिक जैसा वेदर हो सकता है, हवा तेज हो सकती है, बहुत तेज आंधी आ सकती है, इसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। जब येलो अलर्ट जारी हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि अब एक्शन लेने का समय आ गया, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द अराइवल ऑफ साइक्लोन, मतलब अब साइक्लोन आएगा जरूर, आपको उसके लिए प्रिपेयर हो जाना है पहले ही। तीसरा होता है रेड अलर्ट, यानी अब आपको एक्शन लेने का समय आ गया, एकदम इमीडिएट एक्शन का, कि अब यानी उस दिन गारंटी है कि साइक्लोन आएगा ही आएगा। यही है रेड अलर्ट, यानी 15 तारीख को रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी और उसी दिन बताया भी जा रहा है जो सौराष्ट्र वाला और कच्छ वाला रीजन है वहीं पर साइक्लोन लैंड करेगा, और उसका स्पीड जो होगा वो काफी मैसिव होने वाला है। 130 से तो ज्यादा ही दिखाया जा रहा है, तो काफी समझने की जरूरत है, क्योंकि जब वो लैंड करेगा तभी पता चल पाएगा कि उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होने वाला है और क्या होने वाला है उसके थ्रू। पाकिस्तान में भी इसका हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है बिपरजॉय का, और जो ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये सिंध कोस्ट को भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाएगा। पाकिस्तान का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भी हाई अलर्ट पर है। जो भी कोस्टल रीजन है जो इफेक्ट होंगे कोस्टल रीजन, वो बताया जा रहा है कि ये ट्यूसडे को होंगे। ये हो गया ना इंडिया का, ये हम लोग को यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग को बहुत ज्यादा
दिक्कत है। और ये जो इधर वाला सिंध वाला इसका रीजन है, यहाँ पर जो सिंध वाला प्रोविंस है यहाँ पर भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। अब आगे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि साइक्लोन जो है वो फॉर्म कैसे होता है, साइक्लोन बनता कैसे है। तो इसके लिए साइक्लोन अगर एक जनरलाइज टर्म में अगर बोला जाए कि साइक्लोन बनता कैसे है, तो कि जब एक हॉट एयर और जो कूल एयर अगर मिलते हैं, ठंडा हवा गर्म हवा मिलता है, तो वो साइक्लोन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि कब साइक्लोन, कभी साइक्लोन बनेगा कब। साइक्लोन जो है, जो प्रिफरेबल कंडीशन है, सबसे पहले तो जब भी साइक्लोन बनेगा वो लार्ज वाटर बॉडीज में बनेगा। लार्ज वाटर बॉडीज मतलब कि जो जैसे ओशन हो गया या सी हो गया, नदी वगैरह में, उसमें वो साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा। जब भी साइक्लोन फॉर्म होगा वो लार्ज ओशन बॉडीज में होगा, या तो ओशन में होगा या तो सी में होगा। ठीक है, अब इसको अगर आगे अगर समझते हैं तो इस तरह समझते हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया समुद्र, यानी ये सी लेवल, सी है। सी का जो सरफेस है, बाहर में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, मान लो 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ का जो एयर है, जो सी सरफेस है, वो बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है। वो वार्म होने के कारण क्या होता है कि यहाँ का ऊपर का जो सरफेस के ऊपर जो हॉट जो एयर है वो बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगते हैं। इधर भी ये ऊपर की ओर ऐसे जाने लगते हैं। ठीक है, अब ये जब यहाँ का जो एयर है जो इस एरिया में था, जब ये ऊपर की ओर जाने लगते हैं तो होता क्या है कि इधर से जो कोल्ड एयर है, जो ये बीच का जो जगह, जो ये गैप बन गया, इसमें जो कोल्ड एयर है वो इसमें मॉइस्चर के साथ इंटर करने लगते हैं। ठीक है, जब ये मॉइस्चर के साथ इंटर करने लगते हैं और ये गैप जो बना हुआ रहता है, तो यहाँ पर एक जो है ये वाला एरिया में एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। जब लो प्रेशर जोन जैसे ही क्रिएट होता है तो ये और ज्यादा स्पीड में जो कोल्ड एयर है वो इधर बढ़ने लगता है। जब ये कोल्ड एयर और ज्यादा स्पीड में बढ़ने लगता है तो होता क्या है कि ये सरफेस एरिया था इसका समुद्र का, ये तो गर्म था ही, और इसके साथ मिल करके ये जो कोल्ड एयर था ये भी हॉट हो जाता है। और जब ये हॉट हो जाता है तो ये भी ऊपर की तरफ जाने लगता है। जब ये सारा एयर ऊपर की तरफ जाने लगता है तो ऊपर में एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है, हाई प्रेशर जोन। ठीक है, और जब ये ऊपर में हाई प्रेशर जोन बन जाता है तो होता क्या है कि अब जो एयर है ऊपर के, ये अपने आप को रिसाइकिल करने के लिए चाहेगा कि हम नीचे चले जाएं। जब ये नीचे जाने के लिए चाहता है तो इसके ऊपर क्या होता है कि एक कॉरियोलिस फोर्स लगता है, कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स लगता है, जिसके जो क्या करता है कि ये एयर को अपने पाथ से डाइवर्ट कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, और ये एक सिलिंड्रिकल शेप में बनने लगता है। और जैसे जैसे ये सिलिंड्रिकल शेप में बनने लगता है, इसको और ज्यादा एयर मिलने लगता है, धीरे धीरे ये भंवर बनने लगता है, ये साइक्लोनिक शेप में भंवर बनने लगता है, और ये राइटवर्ड डायरेक्शन में फिर बढ़ने लगता है। और जैसे ही कभी भी साइक्लोन, जब भी साइक्लोन फॉर्म होता है, अब इसको एक तरह से मैं और अलग एग्जांपल देके समझा देता हूं कि साइक्लोन जो है, जैसे मान लीजिए ये साइक्लोन, एक साइक्लोन बना यहां पर, ये हो गया मान लो लैंड, ये हो गया लैंड। ठीक है, इधर कर लो, इधर पूरा ये लैंड है, ये पूरा लैंड है, लैंड। ठीक है, और ये हो गया इधर पूरा समुद्र है, ये जो है इधर पूरा ये समुद्र का पार्ट, ये जो है ओशन का पार्ट, ओशन है। तो जो भी स्टॉर्म होगा, मतलब जो भी साइक्लोन बनेगा, वो जितना दूर बनेगा लैंड से वो उतना ज्यादा इंपैक्टफुल होगा लैंड पे जाने के बाद। जो जितना पास बनेगा, जैसे मान लो कोई यहां बना, ये कम सीवियर होगा इसके कंपैरिजन में, ये ज्यादा सीवियर होगा। होता क्या है कि ये जब आगे मूव करता है कॉरियोलिस फोर्स के कारण, तो जो वातावरण में, जो मतलब एटमॉस्फेयर में और भी जो कूल एयर होते हैं ना, वो इसके साथ और जुड़ते जाते हैं, और अपने साथ मॉइस्चर लेकर के तो वो रहते ही हैं। होता क्या है कि ये और ज्यादा विकराल रूप लेने लगता है। तो जितना दूर से ये जा करके लैंड पे ये लैंड करेगा, उतना ज्यादा सीवियर इंपैक्ट होगा, और जितना पास में साइक्लोन बनेगा
लैंड के जितने पास में बनेगा उसका उतना इम्पैक्ट कम होता है, उतना वो सीवियर भी कम होता है। जैसे ही ये यहाँ पर जाकर के ये मान लो कि कोई भी ये यहाँ टकराया, अब हुआ क्या कि इसका जो एटमोस्फेयर से इसको जो भी कोल्ड एयर है इसको मिलना बंद हो जाता है, जो भी ठंडा हवा है इसको मिलना बंद हो जाता है, और होता क्या है कि ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो ये खत्म हो जाता है और कुछ ही दूर तक में इसका मान लो एक इम्पैक्ट बना पाता है। और इसके जो साइक्लोन बनने के दौरान जो मॉइस्चर वाला एयर इसके साथ जुड़ा था वो एक क्लाउड का जो वो तो क्लाउड बन जाता है और उसके कारण फिर इस एरिया में सारा बारिश हो जाती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम लोग ज्योग्राफी का आगे मैं टॉपिक लूंगा तो उसमें मैं होगा तो इसको पूरा कवर कर दूंगा इसको एज ए टॉपिक, लेकिन ये समझने के लिए बहुत अच्छा था। इसको एक थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया होगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि साइक्लोन जो है नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि साइक्लोन का अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या क्या नाम उसका रखा गया है। अगर हम लोग इस अपने एरिया का बात करते हैं तो देखते हैं कि ये जो अपना इंडिया का ये जो पैसिफिक ओशन वाला एरिया है, वन सेकेंड, हमारा ये जो पैसिफिक ओशन वाला एरिया है, यहाँ इस वाले एरिया में इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। और ये जो साउथ चाइना वाला एरिया है, ये साउथ चाइना वाला एरिया है, ये फिलीपींस वाला एरिया, जापान वाला एरिया, यहां पर इसको बोलते हैं टाइफून्स, ठीक है। और ये जो नॉर्दर्न वाला एरिया है, ये जो नॉर्दर्न वाला एरिया है, मतलब नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है, यहां पर इसको बोलते हैं विली विली, विली विली, ठीक है। अब इस पार्ट में आते हैं तो देखते हैं कि ये जो कैरेबियन सी वाला एरिया है, इस पार्ट में इसका नाम है, इस पार्ट में इसको बोलते हैं हरिकेन, HU हरिकेन। और इस वाला पार्ट जो है ये मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा वाला, इस वाले पार्ट में इसको बोलते हैं टोरिडोज, टोरिडोज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जहां भी अगर आपको लगा हो कि कुछ कमी रह गया तो उसमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आगे से मैं उसको ऐड कर दिया करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।